नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और रदरफोर्ड मॉडल के साथ जो डिफ़िकल्टीज आई थी उनके बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और उन्हीं डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने के लिए या फिर उन डिफ़िकल्टीज का हल निकालने के लिए बोहर सामने आई और उन्होंने एटम का एक नया मॉडल दिया जिसको हम बोहर मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोहर का क्या मानना था, थोड़ा बहुत तो जैसा रदरफोर्ड का मानना था वैसा ही बोहर का मानना भी था। जैसे हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का क्या मानना था, रदरफोर्ड का मानना था कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, शेप में एक स्फेयर की तरह होता है। कैसा होता है, शेप में स्फेरिकल होता है और इस एटम का सारा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, जिन्होंने उन्हें क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है। तो जो बोहर है, बोहर भी इसी बात के साथ चले कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, शेप में स्फेरिकल होता है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर एटम है और इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है और इसका सारा मास इसके सेंटर में क्या है, कंसंट्रेटेड है और जिसे उन्होंने नाम क्या दिया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है। और बोहर भी इसी बात के साथ आगे चले। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन और ये क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा किसने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था। बोहर ने भी इसी बात को माना, उन्होंने कहा हाँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई। उन्होंने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट की रेडियस या फिर जिन सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस स्पेशली डिफाइन होगी। यानी इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ या फिर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनकी रेडियस क्या होती है, स्पेशली डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आऊं, जैसा कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है और मैंने अज्यूम कर लिया कि एक ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये है, ठीक है। ये ओके, ये क्या है, एक ऑर्बिट है और यहाँ पर इसके सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। एक मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ये ऑर्बिट अज्यूम कर लिया और एक ऑर्बिट मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। मैंने दो ऑर्बिट अज्यूम कर लिया और इन दोनों ऑर्बिट में क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है, हमारे पास r1 है और जो दूसरा ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है, हमारे पास r2 है, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ठीक है। तो बोहर का मानना ये है कि ये जो यहाँ पर r1 और r2 दो ऑर्बिट की रेडियस हैं या फिर सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस हैं, ये क्या होंगी, स्पेशली डिफाइन होंगी। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं दो स्पेशली डिफाइन ऑर्बिटल में मूव करेंगे। इनके बीच में और ऑर्बिटल भी आ सकते हैं, यानी और रेडियस भी इस r1 और r2 के बीच में और रेडियस भी आ सकती हैं या फिर और रेडियस के ऑर्बिट भी आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट पर रिवॉल्व नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कहाँ रिवॉल्व करेंगे, इन स्पेशली डिफाइन ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही, ये इसलिए कही कि जब हम किसको पढ़ रहे थे, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ रहे थे, तब हमने कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करता है, जिससे क्या हो जा रहा था, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जा रही थी। लेकिन बोहर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्पेशली डिफाइन ऑर्बिटल में मूव करेंगे या फिर ऐसे ऑर्बिटल में मूव करेंगे जिनकी रेडियस स्पेशली डिफाइन है, तो वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कैसे ऑर्बिट में एक्सेलरेटेड है, एक स्पेशली डिफाइन ऑर्बिटल में क्या है या फिर एक स्पेशली डिफाइन ऑर्बिटल में क्या है, ये एक्सेलरेटेड है। तब इस केस में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं होगा जब ये इन या r1 और r2 वाले दो ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो क्या था, हमारे
पहला या दूसरा हम बोल सकते हैं पोस्टुलेट टाइप का था। अगली बात ने ये कही कि जो हम यहाँ पर स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इनमें हर स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट की कुछ न कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। मैंने अज्यूम कर लिया फिर से यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक ऑर्बिट ये ऐसे करके ये दिया हुआ है, इस ऑर्बिट की क्या होगी, कुछ न कुछ एनर्जी होगी। मैंने अज्यूम कर लिया कि इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, E2 है। एक ऑर्बिट मैंने इसके अंदर और अज्यूम कर लिया जिसकी एनर्जी कितनी है, E1 है। कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, E1 है। और जो E2 है वो ग्रेटर देन है किससे, E1 से। E2 क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, E1 से। यानी ये कैसा ऑर्बिट है, हायर एनर्जी ऑर्बिट है, और ये कैसा ऑर्बिट है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो बोहर का कहना क्या था कि जो ये ऑर्बिट होते हैं या फिर जो स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट होते हैं उनकी कुछ स्पेशली डिफाइन एनर्जी होती है या फिर कुछ डिस्क्रीट एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बीच में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ओके। नाउ अब इन जो यहाँ पर ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E1 और E2 है, वहाँ पर क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने एज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये भी क्या कर रहा होगा, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा। नाउ अब यहाँ पर बोहर का ये मानना था कि जब ये इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तब ये एक फोटोन का इमिशन करता है। क्या करता है, एक फोटोन का इमिशन करता है। और जो जिस फोटोन का ये इमिशन करेगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E2 माइनस E1 होगी। ठीक है, फिर से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो स्पेशली डिफाइन यहाँ पर ऑर्बिट हैं उनके पास क्या है, कुछ स्पेशली डिफाइन एनर्जी है। ये E2 बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। जो E2 है वो क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट है, और जो E1 है वो क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, क्योंकि जो E2 होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, E1 होता है। तो बोहर का क्या कहना था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तब ये एक फोटोन का इमिशन करता है, और जिस फोटोन की एनर्जी कितनी है, होती है E2 माइनस E1 होती है। ठीक है, जिस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E2 माइनस E1 होती है। अब अगर हम आइंस्टीन प्लांक लॉ से किसी एक फोटोन की एनर्जी को देखें तो वो कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है। h क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट, और ये न्यू क्या है, हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, इस E2 माइनस E1 के बराबर। तो E2 माइनस E1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्दर इसको थोड़ा बहुत लिखें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h न्यू आ जाएगा। और ये न्यू क्या होता है, c डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। जहाँ c क्या है, c है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है हमारे पास, ये है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसी ये क्या हुआ, इमिशन ऑफ रेडिएशन हुआ। सिमिलरली हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बोहर मॉडल की हेल्प से। जैसे फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक ऑर्बिट मैंने कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लिया। ये क्या है, मेरे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट है, मैंने इसकी एनर्जी कितनी मान ली है, E2 मान ली है, और यहाँ पर मैंने एक और क्या बना दिया है, ऑर्बिट बना दिया है, जिसे मैंने क्या बोल दिया है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट बोल दिया है, जिसकी एनर्जी कितनी है, E2 है। और यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास इस एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है। ओके, नाउ मैंने अज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है हमारे पास इस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, कहाँ, इस हायर एनर्जी ऑर्बिट में। नाउ अब यहाँ पर क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ये क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर से एक फोटोन इंसिडेंट कराया। क्या कराया, इस लोअर एनर्जी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पर बाहर से मैंने एक फोटोन इंसिडेंट कराया, जिसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू एनर्जी का मैंने फोटोन लिया, और मैंने कहाँ इंसिडेंट कराया, इस लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट कराया। क्या करेगा ये लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और खुद कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा,
हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। और ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, E2 माइनस E1, सॉरी ये क्या है, E1 है, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, E2 माइनस E1 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो किसके बराबर होगी, hν के बराबर होगी, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hν, एंड दिस hν कैन बी रिटन एज Sc डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और ये हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, इमिशन ऑफ रेडिएशन। किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया हमने, इस बोहर मॉडल की हेल्प से, ठीक है। तो ये तो क्या होगी, दो बातें होगी। अब तीसरी बात ये है, बोहर ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही। बोहर का क्या कहना था, फिर से हमने यहाँ पर वही अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, हमारे पास एटम है, ओके, ये क्या है, हमारे पास एटम है, और इस एटम के सेंटर पे क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वही स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट है जिसकी रेडियस कुछ होगी। मैंने अज्यूम कर लिया कितनी है, उसकी रेडियस r है, और ये r क्या होगा, स्पेशली डिफाइन होगा, तो ये ऑर्बिट भी क्या होगा, स्पेशली डिफाइन होगा। और ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन E है, ओके। नाउ ये जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करेगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करेगा या फिर रिवॉल्व करेगा, तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्वांटाइज हो जाएगा। फिर से सुनिए ये बात कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करेगा, तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या, एंगुलर मोमेंटम मैंने अज्यूम कर लिया कितना है, इसका L है, तो L स्मॉल l इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NH अपॉन 2 पाई हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर N क्या है, कोई हमारे पास इंटीजर नंबर है, और h क्या है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है 22/7 यानी कांस्टेंट। यानी ये इक्वेशन ये दिखाना चाह रही है कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इन स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करेगा, तब इनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, क्वांटाइज हो जाता है। और वो कितना होता है, L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई हो जाता है, वेयर N क्या है हमारे पास, कोई एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास बोहर मॉडल था। अब हम इन सारे पॉइंट को एक एक करके यहाँ पर समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। जैसा कि रदरफोर्ड ने भी कहा था, वैसा ही बोहर ने भी कहा। उन्हें स्पेशल बात क्या कही, उन्होंने कहा द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ओनली टेक स्पेशल वैल्यू, यानी उसकी जो वैल्यू होती है रेडियस की, वो कैसी होती है, स्पेशल होती है। एंड उन्हें एक और स्पेशल बात कही कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनी रेडिएशन व्हेन दे रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट, और जब इलेक्ट्रॉन उन स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करेंगे तब कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे। और उन्होंने उन ऑर्बिट को एक स्पेशल नाम दिया, वो नाम क्या था, दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दीज स्टेशनरी ऑर्बिट हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये एनर्जी E1, ये एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है। यानी कैसी एनर्जी है उनकी, एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी है। इसकी E1, इसकी E2, जो E2 है वो E1 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट, और ये क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट। और जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तब वो एक फोटोन को इमिट करता है जिसकी एनर्जी hν होती है, या फिर उसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये तो होगा हमारा कौन सा, तीसरा पॉइंट या सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जब वो इन स्पेशली डिफाइंड ऑर्बिट में मूव करता है, तो वो कैसा हो जाता है, क्वांटाइज हो जाता है। यानी उसकी वैल्यू कैसी होती है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ L क्या है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन सॉरी
एन एच अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, वेयर एन क्या है इंटीजर नंबर है, एच क्या है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट, 2 पाई क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे सारे के सारे पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, या फिर इस डी वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोहर का क्वांटाइजेशन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी वाले पॉइंट को बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल बोलते हैं। और ये जितने भी हमने डी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इन सबको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा बोहर्स का मॉडल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।